नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो तीन विषय: मोदी जी चले चीन और क्या बेच के आएंगे। दूसरा, क्या सतपाल मलिक के अपमान का मूल्य बीजेपी को चुनाव में चुकाना पड़ेगा। और तीसरा, क्या कोर्ट अब आम आदमी का आखिरी सहारा भी जा रहा है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि चैनल सुचारू रूप से चले, इसके लिए इस पक्ष को भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, मोदी जी चले चीन और क्या बेच कर आएंगे। मोदी जी अब एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं चीन, आ रहा है आफ्टर 5 years, नहीं आफ्टर 7 years मोदी गोज टू चाइना। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा आंकड़ा आपको बता दूं, और ये आंकड़ा सुबह आया था। 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन से जस्ट पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय, डॉलर में ये सब है, $375 पर व्यक्ति थी 1990 में। चीन की प्रति व्यक्ति आय 1990 में $347 पर व्यक्ति थी। 2024 में भारत का $375 पर व्यक्ति आय अब बढ़ के हो गई है $2731 पर व्यक्ति आय। चीन 2024 में 347 से बढ़ के $12,115 पर व्यक्ति पे आ गया है। ऐसा 35 वर्षों में। और एक आंकड़ा और दिलचस्प है, ये 35 वर्षों की कहानी है। इस 35 वर्षों में 18 वर्ष भाजपा का शासन रहा है। 11 साल मोदी जी, 7 साल बीजेपी, एक बार 5 साल, फिर एक बार 18 महीने, फिर एक बार इस तरह से करेंगे 18 साल भाजपा का शासन रहा है। कांग्रेस की अपनी पूर्ण बहुमत की तो सरकार नहीं थी, तो मिली जुली जो भी सरकार थी वो 15 वर्ष रही है। बाकी और बीच बीच में गुजराल साहब, देवेगौड़ा साहब, इन लोगों की सरकार आती जाती रही। दूसरा एक अच्छा आंकड़ा यह है कि मोदी जी ने अब जीडीपी का कैलकुलेट करने का वही बदल दिया है। अगर उस कैलकुलेशन से करें तो मनमोहन सिंह के जमाने का जीडीपी शायद 10, 12, 15% हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने आंकड़ों की हेराफेरी करने के बाद भी इनकी जो औसत जीडीपी की दर है वो 6.2% रही है। मनमोहन सिंह के समय ये 8% से ऊपर हुआ करती थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी अब चीन जा रहे हैं तो हमें तोहफा मिलेगा कि हमें सजा मिलेगी, ये आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। मोदी जी एज चीफ मिनिस्टर अभी तक चीन 4 बार गए थे। चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर। बहुत संक्षेप में बता दूं, जब वो पहली बार, मतलब वो 4 बार गए, उसमें 2 मैं आपको बता दूं उनका जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, आप ग्रॉक करके खुद। उनकी एक बड़ी उपलब्धि यह है कि एक बार वो चीन गए थे, 22 स्मगलर वहां पे गिरफ्तार किए थे चीन ने, जो हीरे की तस्करी कर रहे थे। उन तस्करों को छुड़ाने के लिए मोदी जी चीन गए थे। वहां पे उन्होंने उनसे बातचीत की थी, उस जो कोर्ट का प्रोसेस होता है उसको फास्ट कराया था, और फिर मोदी जी बहुत खुश थे कि उस जल्दी प्रोसेस करके उसमें 12-14 आदमियों को कुछ सजा हुई थी, अलग अलग सजा हुई थी। मोदी जी अंतोगत्वा छुड़ा नहीं पाए थे, कोर्ट को जल्दी कर दिया था। 5 साल सबसे ज्यादा सजा हुई थी। दूसरा उनका एक जो अचीवमेंट एज चीफ मिनिस्टर था कि वो बार बार जाके कहते थे कि गुजरात में आइए, इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उनको बार बार वहां से कहते थे कि आइए। और गुजरात का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2013 में उसके लिए बहुत जाके वहां उन्होंने बैटिंग की थी या पैरवी की थी। बतौर प्राइम मिनिस्टर मैं जल्दी से ये बता दूं कि वो क्या करने गए थे। बतौर प्राइम मिनिस्टर वो मई 2015 में सबसे पहली बार गए। हम इनकी विजिट चाइना की कह रहे हैं, बाकी जो मिल रहे हैं जो मैं उसकी बात, ये कहां कहां गए। इन्होंने उसमें क्या किया था, जब ये मई 2015 में गए थे
इन्होंने 24 एग्रीमेंट साइन किए थे और ये कहा था कि 22 बिलियन का व्यापार होगा। उस समय इन्होंने मई 2015 में इन्होंने एक हॉटलाइन भी स्टैब्लिश की थी बिटवीन, उसको इनॉग्रेट किया था, एक हॉटलाइन स्टैब्लिश बिटवीन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना। उसका फायदा क्या हुआ ये आप ही सोचिए, आप ही बताइए क्या फायदा। इन्होंने मई 2015 में अनाउंस किया था कि चीनी जो नेशनल है उनको ई वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। उससे फायदा क्या हुआ, चीन का व्यापार बढ़ा कि हमारा व्यापार बढ़ा, ये आप डिसाइड करें। फिर ये सितंबर 2016 में दूसरी बार गए, इस बार G20 की समिट में गए थे ये कह के। लेकिन ये भी याद रखिए कि इनके जाने से जस्ट पहले उसमें कोई बात नहीं थी। चीन ने यूएनओ में वीटो लगाया था। भारत ने एक पहल की थी कि भाई जो जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, लीडर जो है मसूद अजहर, उसको बैन करने का प्रपोजल था। चीन ने उसको रोकने के लिए वीटो लगाया था और ये वहां चीन गए थे, कोई उस पे मुझसे लिया था। एक और चीज याद रखिए, इंडिया ने उससे इनके जाने से पहले उस पर कुछ नहीं बोले थे। इंडिया ने इनके जाने से पहले, चीन ने भारत की मेंबरशिप थी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, उसको अपोज किया था, ये चुप रहे थे। दूसरी विजिट, तीसरी विजिट सितंबर 2017 में फिर गए, अब की ब्रिक्स समिट का नाम था। इसमें क्या था, ये जब गए थे उससे पहले 73 दिन का डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था बिटवीन हमारी और उनकी सेना के बीच में, चाइना के रोड कंस्ट्रक्शन, जो परमानेंट रोड बना रहा था उसको लेके। फिर मुंह पे टिप्पणी, कुछ बात नहीं। फिर ये अप्रैल 2018 में ये बताया जा रहा, आप अगर ये रिलैक्स करने गए थे, ये तो कहते हैं छुट्टी नहीं लेते हैं, बट ही वेंट फॉर रिलैक्सिंग। और उस बार इन्होंने कोई काम नहीं किया था, इन्होंने चहलकदमी की थी, ये सब बताया, ही वॉक, और इन्होंने बोट राइड्स की थी, काम नहीं किया था। अब वो इनको खुश कर रहे थे कि ये उनको खुश कर रहे थे, मालूम नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी से बताइए तो वो तो कुछ और बताते हैं कि मौज मस्ती का मतलब क्या होता है। कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था इस बार। अप्रैल 2018 कोई ब्रिक नहीं, कोई G20 नहीं, कोई एससीओ नहीं, कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं। और कहा यह गया है कि फोकस्ड ऑन बिल्डिंग पर्सनल रैपर, आपसी उनसे बढ़िया दोस्ती करने गए थे। एक दोस्ती किए थे 2000 ट्रंप से 2017 में, क्या खामियाजा हुआ, आज क्या भुगत रहे हैं, अब ये फिर दोस्ती उनसे करने गए थे। पांचवी बार ये जून 2018 में गए थे, इस बार ये एससीओ की मीटिंग में गए थे जिसको चाइना ड्राइव करता है। 2 एग्रीमेंट साइन किए। भारत के मंत्रालय के अनुसार 2 मंत्रालय क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए सुन लीजिए। भारत नॉन बासमती राइस सप्लाई करेगा, ये भारत का प्रधानमंत्री साइन कर रहा है कि नॉन बासमती राइस विल बी। सोचिए कितना बड़ा अचीवमेंट मोदी जी का, वाह मोदी जी वाह, नॉन बासमती राइस का आपने एक्सपोर्ट खोल दिया यहां के। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कहा था कि चीन और भारत जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसका हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करेगा। शेयर ये किया कि आज वो इतना बड़ा बांध बना दे रहा है कि आपके पेमा खांडू, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल, वो कह रहे हैं कि अरुणाचल का वजूद पे खतरा है। ये आपने शेयरिंग ऑफ डेटा कराया था। बॉर्डर डिस्प्यूट क्या कम हुआ है, इनको बहुत बहुत बुरा लगता है। मैं यहां पे इसलिए इसको लगा रहा हूं कि सोनम वांगचुक जी का ये है। सोनम वांगचुक जी क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया है, सुन लीजिए। ये हालत है आज की सरकार की, हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। 4000 स्क्वायर किलोमीटर मोदी जी ने चाहे चीन को दे दिया है और चू नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है वहां बोलेंगे? हिम्मत है इनकी? जब ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो चीन में जाके ये कैसे बोल पाएंगे? क्योंकि डर ये है कि ये तो कहते हैं कोई घुसा था ना कोई घुसेगा, ये कहीं कुछ और ना दे आए। अभी तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर गया, ये मालूम नहीं क्या कहते, क्योंकि किसी बड़े उस देश के सामने मोदी जी अपनी बात कह नहीं पाते हैं। वो क्या कारण है वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन विदेश नीति के हिसाब से डर ये रहेगा
हम सबको कि मालूम नहीं है क्या देके आ जाए। अब दूसरी बात कर लेते हैं, क्या सतपाल मलिक के अपमान का मूल्य बीजेपी को चुनाव में चुकाना पड़ेगा? इसका एक कारण है जिस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं कि सतपाल मलिक साहब मतलब इस एक सीनियर नेता थे। 79 वर्ष की आयु में उनकी 4 तारीख को मृत्यु हुई। उनका एक जल्दी से रनअप बता दूं, 74 से 77 तक वो एमएलए रहे, फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में, फिर राज्यसभा में 80 से 86, फिर 86 से 89 2 टर्म राज्यसभा रहे, फिर लोकसभा 89 से 91 वो अलीगढ़ से जीत के गए थे, 1 टर्म राज्यसभा रहे। उन्होंने 6 दल में वो रहे थे। वो बीकेडी से उन्होंने अपना सफर शुरू किया चौधरी चरण सिंह जी के साथ, समाजवादी आंदोलन की देन है। फिर लोक दल, जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी करते कराते ये फाइनली ये बीजेपी में पहुंचे। 2012 में बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए और 2017 से 2022 तक इन्होंने 5 साल ये 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे। बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, सबके रहे। कुछ बातों को लेके इनको याद किया जाएगा क्योंकि किसान आंदोलन के लिए ये ठीक से बोले थे, किसानों के हित की बात किए थे। एज गवर्नर रहते हुए इन्होंने आके कोशिश की थी कि भाई किसान आंदोलन खत्म हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये गवर्नर पद से हटा दिएगा उसी बीच इन्होंने पुलवामा की भी बात शुरू की थी और इन्होंने बताया था कि किस तरह 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा हुआ तो मोदी जी किस तरह से फोटो खिंचवा रहे थे, फिर इनको उन्होंने कहा कि मत करो मत करो, और कैसे पुलवामा को पॉलिटिकली यूज किया था ये उन्होंने कहा था। इन्होंने एक बड़ा खुलासा और किया था, इन्होंने आरएसएस के जो एक बड़े भारी वो है थिंक टैंक, मतलब सबसे वो राम माधव जी ने कैसे इनको अनिल अंबानी की मतलब रिलायंस की फाइल लाके 200 करोड़ से ज्यादा घूस देने की पेशकश की थी, वो इन्होंने बताया था। और उल्टा इन्हीं को, मतलब ये विसिल ब्लोअर थे, इन्हीं को सीबीआई इनकी इंक्वायरी करने लगी। राम माधव के ऊपर नहीं हुआ, जो घूस देने आया था उससे नहीं होता, जिसने बताया था कि घूस देने की पेशकश की थी उसके ऊपर हुआ। और इनको अभी इनके घर पे भी छापा मारा गया, उसकी भी तलाशी ली गई। तो कुछ लोग कह रहे हैं तलाशी इसलिए ली गई थी कि लोगों को उनको सबको ये डर है कि इनके पास मालूम नहीं कागज कौन सा रखे हैं। ये इनकी लंबी बीमारी के बाद मृत्यु होती है। एक चीज सिर्फ जो मुझे लगता है सतपाल मलिक साहब जिसका जवाब नहीं है, और वो मैं इसलिए मेंशन कर दे रहा हूं, जनरली लोग मेंशन नहीं करते, क्या भी सतपाल मलिक साहब ने थोड़ा एक काम किया था जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब 370 हट लगा और ये सब हुआ, उस समय उससे पहले इन्होंने वहां सरकार नहीं बनने दी थी। इन्होंने कहा था मेरी फैक्स मशीन खराब थी, और वो सब एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो एक इनके अगेंस्ट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी मृत्यु के समय बीजेपी, जिसमें आखिरी पॉलिटिकल पार्टी उनकी थी, इन्होंने ऑफिशियली, मेरे जहां तक नॉलेज है, इन्होंने कभी बीजेपी को छोड़ा नहीं, मतलब टेक्निकली बीजेपी ही वाले थे। कोई डेथ पे कोई बड़ा नेता नहीं गया वहां, क्योंकि बीजेपी में के भी अगर कोई चला जाएगा तो बीजेपी में जो 2 नेता बैठे हैं कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे। कोई अंत्येष्टि में नहीं आया, और सबसे बड़ी बात कि इनको स्टेट ऑनर भी नहीं दिया गया, जिसके हकदार थे। एमएलए रहे थे, राज्यसभा रहे थे, लोकसभा रहे थे, मंत्री रहे थे, राज्यपाल रहे थे। अब ये कहा जा रहा है नहीं वो तो डिस्क्रिशनरी होता है। तो डिस्क्रिशनरी किसका होता है? जो आपके आगे, अब वो टर्म नहीं मैं बोलना चाहता हूं, तो जी हजूरी करे उसका डिस्क्रिशनरी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक रिपरकशन हुआ है कहीं ना कहीं। सतपाल मलिक साहब प्रेजेंट डे में चौधरी चरण सिंह की लेगेसी को रिप्रेजेंट करते थे। वो लेगेसी जयंत चौधरी नहीं करते, भले ही वो उनके सगे पौत्र हैं। सतपाल मलिक ने अपने को उस लेगेसी का एक तरह से एक प्राइड बनाया था। जाट प्राइड को बुरा लगा है क्योंकि आपने कॉमन कर्टसी भी नहीं की, उनका एक राष्ट्रीय सम्मान किया। मुझे एक फर्क यह है, धनखड़ जी के समय लोग बहुत कह रहे थे नहीं जाट मुसलमान, धनखड़ और सतपाल मलिक जी में बेसिक डिफरेंस है। सतपाल मलिक ने मुंह खोला था इस देश के को, जब उनको लगा कि इस देश के किसान के ऊपर, इस देश के संविधान के ऊपर कोई खतरा है, तो उन्होंने मुंह खोला था। धनखड़ जी न खोले थे और ना उनका उस तरह का इम्पैक्ट है। तो अब
आहत है एक आप सिर्फ जाट ही मान सकते हैं, एक कोई भी समाजवादी इस देश का, क्योंकि आपने जो ट्रीटमेंट उनको दिया है वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। अब उसको चुनाव में उसका क्या आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो आप उस डैमेज को कितना कंट्रोल कर पाएंगे देखने वाली बात हो। अब तीसरी बात, क्या कोर्ट अब आम आदमी का आखिरी सहारा भी जा रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो तीन छोटे छोटे केसेस बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब हैं दीपांकर दत्ता जी, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज हैं। ये मूल रूप से कलकत्ता हाई कोर्ट के थे। कलकत्ता हाई कोर्ट से फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के होके गए, और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आ गए थे एज जज। इन्होंने अभी जो राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की, उससे पहले मैं इनके कुछ आपको विवादित वो बता दूं। ये वही है जो ईवीएम और वीवीपैट के 100% उसका टैली होना चाहिए, ये एडीआर की एक याचिका थी, उसको इन्होंने निरस्त कर दिया था, उसको इन्होंने खारिज कर दिया था। यही हो रहा था कि वीवीपैट की पर्ची उससे मिला दो जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे। उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने कहा कि केवल शक के आधार पर कोई पीआईएल स्वीकार नहीं की जा सकती है। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उनकी आदत थी, मतलब एडीआर और इस तरह के जो विजिलेंट ग्रुप है उनको कह रहे हैं, कुछ वेस्टर्न ग्रुप्स देश की प्रगति को नकारने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर कोई ईवीएम में कह रहा है कि भाई इसकी वीवीएम, तो वो कह रहा है नहीं नहीं देश की प्रगति को वो कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं रुकते, वो कह रहे हैं पीआईएल अब पैशन और प्रोफेशन बन गया है। मतलब वो अरे भाई पीआईएल होता है, बहुत सी चीजें सामने आती हैं इसी वजह से। दूसरा, मैं इसलिए आपको याद दिला दूं कि मीडिया ट्रायल, उन्होंने जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला है, याद आ गया आपको, बॉम्बे हाई कोर्ट में उस समय ये 2020 में थे, उस मामले पे इन्होंने मीडिया ट्रायल को आपराधिक जांच में जो जांच हो रही थी उसमें हस्तक्षेप माना था। उन्होंने नहीं मीडिया ऐसा कुछ ना करे, और उन्होंने कहा था कि मीडिया ट्रायल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा सकता है क्योंकि न्याय के प्रशासन में वो हस्तक्षेप है। खुद क्या कर रहे हैं अभी मैं उसको बताता हूं। मैं बहुत से, मतलब इनके बहुत से इस तरह के, एक एमयू वाला केस था। एमयू पर जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 7 जज की बेंच थी, उस पूरी बेंच ने एमयू को एक अल्पसंख्यक संस्थान माना था, पर ये जो दत्ता जी थे इन्होंने उसमें अपना डिसेंट लिखा था। वो बोले थे कि मतलब उनका एक अपना अलग व्यू था। दत्ता जी ने अभी सच्चा भारतीय कौन है ये उन्होंने एक टिप्पणी की, और फिर उन्होंने राहुल गांधी की बात करते हुए कहा कि सच्चे भारतीय को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मतलब अब ये वो सर्टिफिकेट वहां बैठ के सुप्रीम कोर्ट में इशू कर रहा है, कौन सच्चा भारतीय कौन झूठा भारतीय। अब ये वो डिसाइड कर रहा है कि किन मुद्दों पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये वो भी डिसाइड कर रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इस देश का जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां क्या हो, ये तय करने का अधिकार उसको नहीं है। ये दत्ता जी बताएंगे कि क्या करें। दो चीजें समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का कस्टोडियन है, और इसी वजह से कस्टोडियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी जिम्मेदारी उसकी है, और इस तरह की टिप्पणी करके वो केवल और केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच की को बंद करने की, उसका गला घोटने का काम कर रहे हैं दत्ता जी। दूसरा, ये 3 मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या हो रही है कोर्ट की हालत। एक, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में आरती साठे जी को, जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, उनको फरवरी 2003 में मुंबई बीजेपी की वो प्रवक्ता थी, अब उनको जज बना दिया गया। पूर्व में वो मुंबई बीजेपी की जो प्रकोष्ठ है उसकी प्रवक्ता रही हैं, बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ की हेड रही हैं। उनका डिटेल ये है कि वो सुमित्रा महाजन के भाई अरुण साठे जी के जो वकील हैं उनकी बेटी है। अरुण साठे जी बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर उनके पिता कहीं कुछ करते हैं, लेकिन ये खुद प्रवक्ता थी, तो ये खुद किस तरह का जजमेंट देंगे ये सोच सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो गवई साहब थे, जो इतना स्ट्रांग बोलते थे और इसमें कहते थे नहीं इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो गवई साहब ने अपने कॉलेजियम से इनका रिकमेंडेशन किया है। और ये सब वही है, गवई साहब भी बॉम्बे हाई कोर्ट, ये भी। अब किसको क्या बोला जाए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कितनी स्वतंत्र है, इसका आखिरी उदाहरण और सुन लीजिए, आपको लगेगा कि कहां जा रहा है हमारा ये। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के एक जज साहब हैं, जस्टिस प्रशांत कुमार, अब उनका नाम नहीं लिखा है, उनका नाम है जस्टिस प्रशांत कुमार। और उसमें जो हेडलाइन है वो सुन लीजिए, SC बार्स इलाहाबाद हाई कोर्ट जज फ्रॉम हियरिंग क्रिमिनल केस टिल रिटायरमेंट। जस्टिस प्रशांत कुमार साहब, माफ कीजिएगा, प्रशांत कुमार साहब 29 मई 2029 तक जज रहेंगे, लेकिन उनको क्रिमिनल केस नहीं दिया जाएगा, उनको डिवीजन बेंच में बैठाया जाएगा, उनके ऊपर निगरानी रहेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो आप कह रहे हैं और जो जो उन्होंने लिखा है, जो कोट अनकोट है, ये डिवीजन बेंच बोल रही है जस्टिस परदीवाला और उनके साथी जज की। एट टाइम्स वी आर लेफ्ट वंडरिंग whether such orders are passed on some extraneous consideration। बाहरी मतलब बाहर तो यही होता है, कुछ बाहरी दबाव में किया जा रहा है, और इट इज sheer ignorance of law, या वो इतने, निकम्मा ठीक शब्द नहीं है, निकम्मा नहीं बोलेंगे, उनको पता ही नहीं है, बेख्याल है, लेकिन जज की कुर्सी पे बैठे हैं। वॉट एवर इट बी, पासिंग ऑफ सच एब्सर्ड, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जज के लिए, पासिंग ऑफ सच एब्सर्ड एंड एररनस ऑर्डर्स, गलत और बेहुदा, मेरे ख्याल में एब्सर्ड का बेहुदा ही है, गलत और बेहुदा ऑर्डर पास इज समथिंग अनपार्डनेबल, इसको नहीं क्षमा किया जा सकता है। लेकिन इनको जज बिठा के हम इनको तनख्वाह बनका सब देंगे। क्यों इनको वहां से नहीं हटाया जाएगा? क्यों इनको तनख्वाह दी जाएगी? घूस भी लो तब भी तनख्वाह, घूस लेते पकड़े जाओ तब भी तनख्वाह, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। खिलवाड़ है, हमको और आपको सोचना है कि ये कौन सी जुडिशरी, मतलब वो दिन दूर नहीं जब एक प्रकोष्ठ बीजेपी में तैयार हो जाएगा और वहीं से सीधे जज साहब लोग बनने लगेंगे। अभी हाईकोर्ट में शुरुआत हुई है, मुंबई हाईकोर्ट में, आने वाले समय में अगर इस तरह का कुछ हो तो इसमें कोई अचंभा होने की चीज नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।